तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम सेकंड ईयर का पेपर, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दिया गया है। हालाँकि ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। और बता दें कि ये पेपर हुआ था एसकेएन पीजी कॉलेज, मऊगंज, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण पेपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश यानी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे बीकॉम में। तो पार्ट फर्स्ट यानी भाग 1 हिंदी है, और जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्य और चंद्र। प्रश्न क्रमांक 2, कौन मातृभूमि के ऊपर पानी का अभिषेक करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पयोद या बादल। बता दें कि पहाड़ का यहाँ पे पर्यायवाची भी लिखा हुआ है, महीधर तुंग नग। प्रश्न क्रमांक 3, मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। और प्रश्न क्रमांक 4, मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अपूर्ण था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंगल सूत्र। प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि शतरंज का खेल उनकी किस प्रवृत्ति को बताता है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, विलासी प्रवृत्ति को। प्रश्न क्रमांक 6, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, इला को। अगला प्रश्न क्रमांक 7, किसान को क्या जेब में रखने को कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का ढेर। प्रश्न क्रमांक 8, इला का अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 9, पब्लिसिटी का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रचार प्रसार से। प्रश्न क्रमांक 10, शरद जी की मुख्य लेखन शैली है? ऑप्शन नंबर बी, हास्य व्यंग प्रधान। प्रश्न क्रमांक 11, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अवधी। प्रश्न क्रमांक 12, रामचरितमानस में सोठों की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 207। प्रश्न क्रमांक 13, रामचरितमानस छठे कांड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, लंका कांड। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बस्ती उत्तर प्रदेश को। 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था, बस्ती उत्तर प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें से कौन आचार्य शुक्ल के निबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लज्जा। ये किसका है? तस्लीमा नसरीन का। प्रश्न क्रमांक 16, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, रामधारी सिंह दिनकर रचना कौन सी है? मतलब कौन सी उनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत एक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, उसने कहा था, ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न क्रमांक 18, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया नामक स्थान में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 19, दिनकर जी को किस महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी मैंने बताया, उर्वशी के लिए सन 1972 में। प्रश्न क्रमांक 20, दिनकर जी की शैली के प्रधान गुण हैं? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ओज। प्रश्न क्रमांक 21, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की संख्या कितनी है? तो इनके अनुसार 2 है संख्या, सगुण और निर्गुण ब्रह्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विष्णु सहस्त्र नाम के लेखक कौन हैं? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास, गीता शास्त्र के रचयिता भी हैं। और प्रश्न क्रमांक 23, शिवानंद लहरी स्रोत में किस देवता की स्तुति की गई है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिव की। ऑप्शन नंबर डी, शिव। प्रश्न क्रमांक 24, तरिंगिणी का पर्यायवाची शब्द है? किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। और इसके पर्यायवाची शब्द नदी के कौन कौन से हैं? तो सरिता और दुकूल। प्रश्न क्रमांक 25, तनुजा का पर्याय है? तनुजा का मतलब होता है पुत्री, और अन्य पर्यायवाची शब्द इसके हैं, आत्मजा, अंगजा, नंदना। प्रश्न क्रमांक 26, अमी किसका पर्याय है? अमी पर्याय है अमृत का,
और इसके पर्यायवाची शब्द हैं सुभा, सुधा, अमी, देवाहार। और 27 क्रमांक का प्रश्न है, मधुप का पर्याय है। मधुप का अर्थ होता है भ्रमर, भंवरा। इसके और पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, मिलिंद, भृंग, अली, षटपद। ये सब भंवर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 28, कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कानन का अर्थ होता है वन या जंगल, तो बगीचा कानन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी दिए गए शब्द ये सब कानन के पर्यायवाची हैं, यानी कि वन के पर्यायवाची। प्रश्न क्रमांक 29, व्याल का पर्यायवाची शब्द है। व्याल का अर्थ होता है सर्प, तो सर्प का पर्यायवाची होता है व्याल। और अन्य इसके पर्यायवाची शब्द दिए गए यहाँ पे, उरग, आही, सारंग, काकोदर, फड़ीस। प्रश्न क्रमांक 30, बिहावारी का पर्याय है। बिहावारी का अर्थ होता है रात, रात्रि, तो ये सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये पर्यायवाची कुछ और लिखे हुए यहाँ पे, यामिनी, निशी, यामा, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। रवि का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि। प्रश्न क्रमांक 32, प्रमाद का विलोम है। तो प्रमाद का अर्थ होता है स्थिरता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतर्कता। प्रश्न क्रमांक 23, कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला। प्रश्न क्रमांक 34, शीत का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्ण। और आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की ओर। इसमें पूछा गया था उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईशान। प्रश्न क्रमांक 36, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रहसन। प्रश्न क्रमांक 37, किसी नई चीज की खोज करने वाला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अन्वेषक। यहाँ पे अन्वेषण लिखा है, शायद में प्रिंट हुआ है, सही आंसर होगा अन्वेषक। प्रश्न क्रमांक 38, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान तो क्या बोलते हैं, प्रश्न क्रमांक 38 का सही आंसर है बी, शोध वृत्ति। प्रश्न क्रमांक 29, दूसरे के काम में दखल देना क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, वीरोचित का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद है वीर प्लस उचित, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 41, दिग्गज में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यण संधि। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि होगा, दिग प्लस गज लिखते हैं इसको, दिग्गज। प्रश्न क्रमांक 42, निराहार में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नि प्लस आहार, निराहार। प्रश्न क्रमांक 43 का, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुस्साहस। प्रश्न क्रमांक 44, किन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश, एशिया का प्रकाश, गौतम बुद्ध। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया, बिहार में। प्रश्न क्रमांक 45, अनुयायियों के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म और पहला सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म। प्रश्न क्रमांक 46, अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शंकराचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुज, और द्वैतवाद के माधवाचार्य, और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। प्रश्न क्रमांक 47, किस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 48 यानी कि 48 में पूछा गया था, भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये चारों ही ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, शायद मिसप्रिंट था या क्या था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। और प्रश्न क्रमांक 49, उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1990। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण।
और ये तीनों शब्द निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण सन 1921 में अपनाए गए थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट यानी इंग्लिश का जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद।